कंजर्वेटिव फोर्स किसका नाम है? अगर मैं आपसे कहूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो क्या बताएंगे? जिसमें फोर्स सिर्फ वो फ्रंट और स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। हाँ, वर्क जिसके द्वारा किया गया वर्क जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एडॉप्टेड बाय द बॉडी। ठीक है, इसके लिए कौन से फोर्स को माना गया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हमने प्रूव भी कराया था, याद हो आपको? हम एच हाइट पे गए थे, एक बार डायरेक्ट गए थे, एक बार स्लोप की जगह गए थे, एक बार स्टेयर केस की जगह गए थे, याद है ना? और तीनों ही केसेस में हमारे पास जो है जो एनर्जी आई थी, वर्क आया था, सेम आया था। तो दैट शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब अलग अलग तरीके की एनर्जी होती हैं, उनको अपने आप पढ़ लेंगे, लिख लो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। केवल मैं उनके नाम लिखवाए दे रहा हूँ, उनको आप जानते हैं, इसलिए थोड़ा बस मेमोरी में रहना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नंबर 1 है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है जहां पर हम जो मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, किसी मशीन के द्वारा जो वर्क करते हैं, उसमें एनर्जी जो खर्च होती है या रिक्वायर्ड होती है या जो मिलती है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। कितने टाइप की हमने बताई थी? मैकेनिकल एनर्जी के कितने टाइप थे? 2, एक काइनेटिक थी, एक पोटेंशियल थी, याद आई? यस सर। इसके बाद दूसरी एनर्जी लिखिए, हीट एनर्जी। यानी किसी चीज को आप हीट करिए, तो हीट करने के बाद उसमें कार्य करने की कुछ क्षमता हो जाती है। जैसे आप प्रेस को गर्म करते हैं, प्रेस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? आप उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने से उसमें कार्य करने की क्षमता आती है। तो अब वो किस टाइप से आती है, वो बात की बात है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कन्वर्ट किया उसको हीट एनर्जी में, लेकिन वहां फिलहाल हीट एनर्जी थी, तो वो हीट एनर्जी होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट जो फ्लो कराते हैं, उसमें जो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, वर्क कैपेसिटी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन के समय जो एनर्जी स्टोर होती है या उसमें होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे बैटरी से आप, इन्वर्टर से आप, बैटरी से आप बिजली कराते हैं, उसमें क्या करते हैं? उसमें पहले आप उसमें एनर्जी, देखिए एनर्जी कहीं से बनती नहीं है, उसमें आप उसमें जो है स्टोर करते हैं। वो स्टोर करने के बाद जब स्टोर हो जाती है तो वो अपना फॉर्म चेंज करती है, ये नहीं अपने आप मैकेनिकल एनर्जी आएगी। आपने कहीं से एनर्जी दी है, उसमें रिएक्शन कराया है, एनर्जी स्टोर की है, हाँ उसका फॉर्म चेंज हो गया है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है, आप जानते हैं एटम बम वगैरह में जो एनर्जी होती है, या जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हैं, इनके बारे में आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, राइट? अब यहाँ पर केवल मैकेनिकल एनर्जी की बात की गई थी, तो हमने काइनेटिक की बात की थी। इसके बाद काइनेटिक में हमने बताया था हाफ mv स्क्वायर, जो बातें की वो हम बता रहे हैं। इसके बाद हमने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, बताएं? वर्क एनर्जी थ्योरम, आयुष रस्तोगी, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम, याद नहीं है, भूल। अनुश्री, वर्क एनर्जी थ्योरम बताएंगे? नाव्या, जय शर्मा, Well, work energy theorem is net work done on particle is equal to change in the particle's kinetic energy. यस। हमने बताया था कि व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, इफ यू आर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यू हैव टू डू वर्क। भाई जैसे कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, आपका दोस्त जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वो जा रहा है यानी उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। आपने बदतमीजी की दौड़ से गया, ऐसे उसको धक्का मार दिया, बड़ी तेज से धक्का मारा उसको, खबड़ा के वो गिरा या तेज हो गई, उसकी स्पीड अलग की बात है, और उसकी स्पीड बढ़ गई, गिर गया या स्पीड बढ़ गई, जो भी है, स्पीड बढ़ गई,
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ी? उतनी ही बढ़ी जितनी आपने वर्क किया है। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो, पढ़ के बैठा करिए, ठीक है। आपको पढ़ाने में टीचर का रोल 20% होता है, हमारा रोल 20%, 80% रोल आपका है। हम केवल रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता बढ़िया है, और किसी चीज को विजुलाइज करके बस ये समझा देते हैं कि ये ऐसे घटना घटित हो रही है। रेस्ट आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं मैं? तो थोड़ा सा अपने साथ ऑनेस्टी क्या करिए भाई। देखिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर हम पढ़ाते हैं और हम ऑनेस्टली आपको नहीं पढ़ाएंगे, बदतमीजी करेंगे या हम मूर्ख बनाएंगे आपको, तो 1 साल मूर्ख बनाएंगे, 2 साल बनाएंगे, इसके बाद सामने वाला जान जाएगा भाई गड़बड़ है। तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। गलत चीज है, पढ़ के बैठा करिए। इसके बाद हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसमें कई एग्जाम्पल थे। एक ग्रेविटेशनल था जिसको mgh कहा गया। एक इलास्टिक थी, हमने बताया था किसी बॉडी को अगर आप खींच देते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींच देते हैं, तो उसकी एनर्जी हमने बताई थी ½ kx², बता दीजिए ना। इसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कराया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलिजन के बारे में। कोलिजन देखिए, कोलिजन कोलाइड करना, बॉडी को का टकराना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन। एक सेकंड जरा। इसके पहले, अच्छा, इसके पहले कुछ चीजें बची हैं, वो जरा देख लो। 6.26 पहले यही कराए जा रहे हैं, वो हम करवा देंगे। कोलिजन क्या होता है? नाम से लग रहा है दो चीजों का टक्कर होना, उसी को कोलिजन कहते हैं। नहीं, अब जरा समझिएगा। अब हरसिमरत सिंह साहब, शार्ट में आपका नाम क्या, वही लिया करें। हर्ष चलेगा? यस घर सर। में हर्ष कहा जाता है ना? सर सिमरत। सिमरत कहा जाता है। अच्छा, सिमरत ठीक है। अब वो पूरा सेंटेंस ऐसा हम समझे, पहले हर्ष कहा जाता था, सिमरत कहा जाता है। सिमरत साहब, आप जा रहे हैं, हम आपसे टकरा गए, एक ये कोलिजन होता है, ठीक है। आप जा रहे हैं और आप बड़ी तेज जा रहे हो, हम आगे से ऐसे निकल गए, तो आप एकदम से दौड़ कर निकल गए ना, एकदम से आगे से, ये भी कोलिजन होता है। नहीं समझे? मतलब किसी बॉडी से फिजिकली टकरा जाना या उसके रास्ते को काट देना। ऐसे जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो और एकदम से कोई बाइक वाला एकदम से ऐसे निकल जाए आगे से, तो आप एक बार तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो एकदम से आ गया ना वो, अब वो आप कंट्रोल ना कर पाए, जो हो जाए अलग बात, अदरवाइज आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो किसी बॉडी, दो बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट हो जाना या एक दूसरे का रास्ता काट देना, ये दोनों कोलिजन में आता है। तो लिखिए कोलिजन की डेफिनेशन। A collision is said to occur. A collision is said to occur. मतलब कोलिजन होना कब होता है? Occur between two bodies. Between two bodies, either if they physically collide against each other. If they physically collide against each other, यानी हम आपसे टकरा गए। If they physically collide against each other, or if the path of one is affected, if the path of one is affected by the other force, जो भी आपको by the other force, समझ में आई बात? मतलब पाथ का इफेक्ट होना भी कोलिजन के श्रेणी में आता है। तो ये है कोलिजन, ठीक है। अब दो प्रकार का कोलिजन यहां पर होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। There are two types of collision. Number one, elastic collision. Number दो, inelastic collision. Elastic collision, inelastic collision. Collision तो बहुत टाइप के होते हैं।
एक परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, एक हेड ऑन होता है, एक 2 डायमेंशन होता है, एक ऑब्लिक होता है, लेकिन मेन 2 होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। पहले जरा इलास्टिक वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं। इलास्टिक वर्ड आपने सुना होगा, यस सर। इलास्टिक बॉडीज होती हैं। नहीं, अब वो इलास्टिक जो पहनते हैं हम, वो उसकी बात तो है, वो भी वही चीज, लेकिन इलास्टिक का मतलब ये होता है, जरा समझिएगा, 2 बॉडी टकराई, ऐसे टकराई तो इसने इसको दबा, इसने इसको दबा, तो दोनों अपनी पुरानी पोजीशन में आने के लिए अंदर से अपोजिट फोर्स लगाएंगे, और अपोजिट लगाएंगे तो दोनों दूर हो जाएंगे। तो टक्कर के बाद दोनों दूर हो जाएं, तो इस प्रकार का कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे गीली मिट्टी है, 2 गीली मिट्टी लीजिए, या गीली मिट्टी ऊपर से लीजिए और अर्थ में ऐसे फेंकिए, फच से आएगी, गिरेगी, चिपक जाएगी, उसमें रिबाउंड होगी क्या? नहीं होगी। तो ये इस प्रकार का जो कोलिजन होता है वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, मतलब ये कोलिजन 1 डायमेंशन में होता है, इसको हेड ऑन कहते हैं। और एक 2 डायमेंशन होता है, वो कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, तो लिखिए इलास्टिक कोलिजन, यानी कि जब कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, देखो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है। हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताया था, बताइए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताया So the गया था? momentum of the system remains conserved before and after collision. मैं कोलिजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा था कि हाँ, सही तुमने कहा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। पहला वर्ड क्या है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब ऐसा रहता है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था, 2 बॉडी टकरा रही है, टकराने बीच में तीसरे लोग ने आके धक्का मार दिया, या आपने एक ऐसे लत्ती मार दी, लात मार दिया, उसको ऐसे लात बीच में लगा दी, या किसी मेज पे 2 इलास्टिक बॉल्स थी, टकराने जा रही थी, आपने मेज हिला दिया, आपने हुक मार दिया। तो ये फोर्सेस क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ऐसे हम आप टकराए तो उठ के सॉरी बोल देंगे आपने, या भाई आप ज्यादा सेहत हो, डांट देंगे, दिखता नहीं एपी कैसे चला रहा है। ठीक है, हम भी आपको डांट देंगे, मैं तो देख रहा था, तुम नहीं देख रहे थे। लेकिन ये कुल मिला के ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये आपस में हम एक दूसरे से वो कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, लेकिन तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लिखिएगा, इफ देयर इज इलास्टिक कोलिजन, if there is a elastic collision, then the momentum and the kinetic energy of the system remains conserved. The momentum and the kinetic energy remains conserved. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है। ठीक है, दूसरा लिखे इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, if there is inelastic collision, if there is inelastic collision, then the momentum remains conserved, the momentum remains conserved, but kinetic energy remains, yeah, kinetic energy does not conserve, kinetic energy does not conserve, there is a loss of kinetic energy, there is always loss of kinetic energy, there is always loss of kinetic energy। अब ये सिंपल सी बात है, देखिए, जब दोनों बॉडी जा रही हैं, उन दोनों की एक काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की, दोनों के टकराने के बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले से बराबर तो नहीं हो सकती, चेंज हो गई, तो ज्यादा तो हो नहीं जाएगी, नहीं समझे? जब मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो क्या टकराने के बाद एनर्जी बढ़ जाएगी? बढ़ तो सकती नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी हो नहीं सकती। तो टकराई, खट की आवाज आई आपस में, ठीक है, कुछ हीट उनके फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हुई, तो ये सब जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देती है। अब हेडिंग लिखिएगा, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ब्रैकेट में लीजिएगा हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, या कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन।
वन डायमेंशन। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। आपने कैरम खेला होगा। यस सर। जब आप एक गोटी को, इसको स्ट्राइकर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सर स्ट्राइकर। जब कभी किसी स्ट्राइकर से एक गोटी को मारते हो तो कभी तो गोटी सीधे चली जाती है और कभी गोटी ऐसे चली जाती है। देखा है आपने कभी? मतलब जिधर स्ट्राइकर जाएगा उधर ही गोटी जाएगी, और कभी कभी स्ट्राइकर किया, स्ट्राइकर इधर गया और गोटी इधर गई। ऐसा कभी कभी होता है। यस सर। Yes, sir. जब सीधे जाती है तो उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, और जब इस प्रकार जाएगी तो टू डायमेंशन कोलिजन होता है। कब ऐसा होता है कि जब वो सीधे जाएगी, कब ऐसा होता है, कैसे, ऐसे क्यों चली जाती है, रीजन क्या है? सर क्योंकि जब हम सीधे जाते हैं तो हम उसका एम ही हेड ऑन रखते हैं, पर जब हमें साइड में करना होता है फिर हम उसको किसी एंगल से मारते हैं। ये थोड़ी बात होती है, तुम तो सीधे ही मारते हो उसको। देखो ध्यान से, सावधान। ये है आपकी गोटी, उसको इंग्लिश में गोटी ही कहते हैं। नहीं, स्ट्राइकर तो हो गया अंग्रेजी में, और वो जो छोटी छोटी होती है उनको क्या कहेंगे आप? गोटी कहा जाता है, हम लोग हिंदी बोल देते हैं। देखो ध्यान से, ये है उस गोटी का सेंटर ऑफ मास, ये है आपके स्ट्राइकर का सेंटर ऑफ मास। अगर दोनों के सेंटर ऑफ मास सेम उसमें है, ठीक है, तो जैसे इसको आप हिट करोगे ये इसी डायरेक्शन में चली जाएंगी दोनों। समझ में आई बात? ये आप नहीं करते हो, वो अपने आप हो जाता है। वो आप कहते हो ऐसे कर, जब देखो अगर समझिए, जब ऐसे मारते हो तब भी तो आप ऐसे ले जाना चाहते हो ना। क्या आप चाहते हो स्ट्राइकर इधर जाए, गोटी इधर जाए? चाहते हो ये आप? जब आप अपना सर ऐसे कर लेते हो तब भी तो जिधर मारते हो गोटी उधर ही तो ले जाना चाहते हो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? यस सर। ऐसा तो होता नहीं कि गोटी हम चाहे ऐसे मारे गोटी ऐसे चली जाए। तो जिधर आप तो उसको सीधे ले जा रहे हो। देखो जब कभी ऐसा होता है, ये गोटी है आपकी, ठीक है, और ये स्ट्राइकर है आपका, दोनों के सेंटर ऑफ मास एक लाइन में नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है। जरा देखिए ध्यान से, जब ये टकराएगा ना तो ये सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये गोटी इधर भाग जाएगी। तो ये तब होगा जब दोनों के सेंटर ऑफ मास सेम लाइन पे नहीं हो, तब ऐसा। नहीं समझे? अगर गोटी ऐसे रखी है तो आप अपना स्ट्राइकर ऐसे रखो, अगर आप चाहते हो गोटी इधर जाना। अब मैं तो इतना बढ़िया खिलाड़ी नहीं हूं, मैं तो होता नहीं, जैसे नहीं कि इलेक्ट्रिक से को हम पढ़ा देते हैं लेकिन बिजली सही नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रीशियन सही कर लेगा, वो बता नहीं पाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही हम बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं गोटी इधर आ जाए, ठीक है, चाहते हैं हम मारे इधर गोटी इधर चली जाए, तो आप अपना स्ट्राइकर किधर रखो? स्ट्राइकर थोड़ा ऊपर रखो कि स्ट्राइकर यहां जाके टकराए इससे। नहीं समझे? मतलब स्ट्राइकर का सेंटर ऑफ मास गोटी के सेंटर ऑफ मास से ऊपर होगा तो ये गोटी नीचे भागेगी, और स्ट्राइकर का सेंटर ऑफ मास नीचे होगा तो गोटी ऊपर भागेगी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो अब यस अभी हम सर। हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। अभी जो हमारे ये बॉल्स टकराएंगे उनके सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। इतना माइन्यूटली बुक में नहीं लिखा हुआ है, इतना माइन्यूटली बताया भी नहीं जाता, तो आप इतना माइन्यूटली सीखते भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई हम कोलिजन कैसे मानेंगे, टू डायमेंशन कब होगा, तो आप कहेंगे जब कोलाइड करने वाली बॉडी के सेंटर ऑफ मास एक सीध में नहीं होंगे, तो टकराने के बाद वो एक सीध में नहीं जाएंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। समझ में आई बात? वो किधर जाएंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। सावधान, इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशन का है, तो यानी कि इसमें मोमेंटम सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है, जरा समझिएगा, यानी कि हम आप अपनी अपनी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, अपना अपना मास है, अपनी अपनी एनर्जी है, हम आप टकराए। अब आप कहेंगे क्या इस टक्कर में हीट क्रिएट नहीं हुई? हुई, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो गई एक दूसरे में और वो मैनेज हो जाती है, वो सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती, वो एनर्जी सिस्टम में बाहर दिखती। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब अभी हम कह रहे थे इन इलास्टिक कोलिजन में टकराए, खट से आवाज आई, हीट क्रिएट हुई, ऐसा बोला ना हमने। तो आप कहेंगे भाई अगर इलास्टिक कोलिजन में तभी तो खट से आवाज आएगी, हीट क्रिएट होगी, टकराने के बाद वो एक तो दूर हो जाएंगे। पहली बात तो जो खट की आवाज हुई, जो हीट क्रिएट हुई, वो इंटरनल सिस्टम में हुई, वो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाती है, वो सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती है। जरा समझिए इलास्टिक कोलिजन में ये दो बॉडीज हैं, ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u1 वेलोसिटी से इधर जा रही है, ये u2 वेलोसिटी से इधर जा रही है। ये कोलिजन के पहले की घटना है, बिफोर कोलिजन।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोनों कोलाइड हो गए, कोलाइड हुए तो दोनों ऐसे चिपक गए आपस में ऐसे, तो ये है ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, चूंकि ये m1 मास है, ये m2 मास है, और टकराने के बाद चूंकि इलास्टिक से तो दूर हो गए, और दूर होकर के वो उसी डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी चलने लगी। ये m1 मास का था, ये m2 मास का था, ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से, ये आफ्टर कोलिजन। समझ में आई बात? अच्छा, ये हुआ है। तो हमने कहा कि भाई लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है दोनों केस में, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये थ्योरी लिख लेंगे ना, कि सपोज टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 आर मूविंग in one direction with velocity u1 and u2, and after collision their velocities become v1 and v2, लिख लेंगे ना? यस सर। अच्छा, अब देखिए डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि उसको रब करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो बहुत लंबा डेरिवेशन है, लेंदी जाएगा। इस डायग्राम को बना लो, इसको रब करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, u1 u2 है तो सिंपल सी बात है, u1 की वैल्यू u2 से बड़ी ही होगी। भाई एक डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी तो टकराएंगे कहां जाकर के, पीछे पीछे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी उसके हिसाब से बड़ी होगी। अब देखो, यहां तक दिख रहा है, ये चीज दिख रही है ना? यस सर। अच्छा, पहले लिखाएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, फिजिक्स में मजा आ रही है? यस बोले सर। पढ़ाई में भी मजा आती है, आप भी क्या मजाक करते हो वाजपेयी जी, हैं? पढ़ाई ऐसी चीज है कि मजे वाली नहीं होती, मजा तो आनी पड़ेगी भाई जी। अगर आप कुछ बनना चाहते तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आज वो नहीं बोल रहा है, वो हमारा इंटरनेशनल स्कूल वाला स्टूडेंट है कि नहीं है? सर क्या नाम था? बोल नहीं रहा, बोलो भाई। करूँगा सर। हैं? सर मैं आप पर हूँ सर। बहुत धीमे बोल रहे हो, क्या बात है, तो बड़ा क्या? यस सर। अरे क्या हो गया? अरे सर मैं वापस आपको भूल गया बोल देना। हम यही बोलने जा रहे थे तुम्हारा। सर मैं ना। चलिए, कोई कोई बात नहीं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं थी, ऐसे ही मैं मांग रहा था। खैर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये टकराने के पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम था, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से पढ़िएगा। हमको चूंकि यहाँ पर निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखो m1 m2 तो चेंज होगा नहीं। हम तो दो बॉडी को टकरा रहे थे, पहले ही हमने सिमरत जी को और एपी वाजपेयी को तौल लिया था कि कौन कितने किलो का है, नहीं समझे? तो मास तो फिक्स था, कोई मतलब नहीं था। टकराने के बाद की हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको मास को गायब करना पड़ेगा। हम पहले ही ऐसा किए दे रहे हैं कि m1 वाले मास एक तरफ किए दे रहे हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। यहां से m1 कॉमन ले लिया तो आया u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन ले लिया, यहाँ आया v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 1। हैव यू गॉट इट? यस सर। नोट करिए, डायग्राम रब बना लिया है? यस सर। इसको रब कर रहे हैं। अब क्या कंजर्व रहेगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक क्लास और इसका होगा, आधा क्लास हो सकता हो, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक दिन आपको हमने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन हम भूल गए थे, 1 डायमेंशन पढ़ाया था, तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे तब न्यूमेरिकल पे आएंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ हो जाएंगे साफ कि नहीं हो जाएंगे? हाफ हाफ साफ हो सकते हैं?
अगर आप सभी को हाफ से डिवाइड कर दो तो हाफ साफ नहीं हो जाएगा। और m1 को एक तरफ ले आओ, तो m1 को एक तरफ ले आओगे तो m1 क्या आएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा m2 क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये स्टेप पकड़ में आया। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें करना क्या है, हमको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो एक्चुअली मास को गायब करना पड़ेगा, हम मास को गायब कर रहे हैं, इसलिए मैंने m1 को एक तरफ कर दिया, m2 को एक तरफ कर दिया, वहां भी यहां भी दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिखो पहले, फिर हम इसमें कुछ गड़बड़ करेंगे। यहां तक पहुंच जाना तो बताना। सर रिटर्न। यहां तक सबने लिख लिया है ना। देखो इसके बाद हम करने जा रहे हैं, इसके बाद डिवाइडिंग में हम करेंगे क्या, देखो लिख लेंगे 2 और 2 के नीचे लिख लेंगे 1। अब आप कहेंगे अच्छा बेटा आप तो ऐसे कर दिए, हमको तो लिखना पड़ेगा। जी आपको लिखना पड़ेगा m2 v2 माइनस u2, m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, इसको फैक्टराइज कर दो तो आएगा u1 माइनस, एक मिनट गलत हो गया, ये v1 है, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 अपान u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 अपान v2। ये दिख रहा है ना, यहाँ तक कैमरे की कैद में है ये, यस सर। यहाँ ये भी है, यस सर, अभी नीचे जगह भी है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर लिखेंगे, हमको बैठना पड़ रहा है। देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डालो, फिर हम बात करें। पहले यहां तक लिखिए। सभी को ये विजिबिलिटी ठीक है ना, लाइट तो नहीं और बढ़ानी, हमने लाइट थोड़ा एक कम कर रखी है थोड़ी सी। आज कुछ कम बच्चे जो है कर देंगे क्या? नहीं सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, तो अच्छा ही है। नहीं सर बोर्ड बोर्ड ढंग से दिख रहा है मतलब। ये सर भी अच्छा है, आखिर भाई मुंह धो करके आगे पढ़ाता है तो अच्छा ही होगा ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए सिस्टम पूरा बनाना पड़ा है, पहले सिस्टम चेंज था, काफी कुछ अपडेट करना पड़ा इसको। सर ने, वैभव सर ने आके काफी उसको बताया था इसमें ऐसे ऐसे करो, तब उसको चेंज किया हमने। यहाँ तक पहुंच गए आप यस सर। सभी लोग, ये दिख रहा है ये क्या है, आपको याद होगा जब दो बॉडी एक साथ चलती हैं, जैसे हम आप एक साथ चल रहे हैं, बाइक से सेम स्पीड से चल रहे हैं, वैसे मैं एक साथ चल नहीं पाता हूँ, एक साथ हम आप चल रहे हैं, सेम स्पीड चल रहे हैं, आपस में बातें भी करते जा रहे हैं बगल में, तो लग नहीं रहा कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, नहीं लग रहा है। तो अगर दो बॉडी एक साथ चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमने बताया था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बताया था हमने। तो ये एक तरीके से आपके टक्कर के पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की है कि नहीं है, कोलिजन के पहले ये दोनों बॉडी की, मतलब एक बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है, बताइए। और ये कोलिजन के बाद में है कि नहीं है। आपको याद होगा
हमने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको वी ए बी बताया था। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये वन डायमेंशनल में रिलेटिव वेलोसिटी को हमने एक्सप्लेन किया था। और याद हो अगर आपको, छोटे क्लासेस में आप जब ट्रेन वाले क्वेश्चन लगाते थे कि दो ट्रेन एक साथ जा रही हैं, ठीक है, उनकी डिस्टेंस या टाइम निकालना होता था, तो जब आप स्पीड निकालते थे तो आप एक ट्रेन की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालते थे। तो जब एक साथ जाती थी तो माइनस करते थे, अपोजिट में प्लस करते थे, याद है? तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अब जरा देखिए, ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वाली वेलोसिटी है जिसमें दोनों बॉडीज एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही थी, और ये क्या कर रही है? सेपरेट हो रही थी। तो आपने क्या देखा? दिस शोज दैट रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी दो बॉडीज की अप्रोच करने की रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, नोट करिए। ए होता है। आवाज मेरी पहुंच रही ना? अब देखो चाहिए क्या आपको। अब आपको वेलोसिटी निकालना है आफ्टर कोलिजन, v1 निकालना है और v2 निकालना है। तो देखो, एक बार यहां से v2 की वैल्यू उठाओ और इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में रख दो। तो देखिए बाई इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3, देखिए लेंदी प्रूफ है, इसको आप रटिएगा नहीं, सिस्टम देखो कि कैसे कैंसिल किया जा रहा है, कैसे ही आ रहा है, अपने आप करिएगा ध्यान से। देखो इक्वेशन सी से मैं v2 निकालता हूं, v2 की वैल्यू क्या निकलेगी? v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 निकलेगी। ये v2 की वैल्यू कहाँ रखना पसंद करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखना पसंद करेंगे या 2 में रखना पसंद करेंगे? पुटिंग v2 इन इक्वेशन किस में रखें बताओ? 1 में रखें कि 2 में रखें? बोले जिसमें आप रख देंगे वही हम पसंद करेंगे। किस में रखना पसंद करेंगे बताइए? एक्चुअली 2 में रखने के लफड़ा हो जाएगा, 2 में स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर v2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हालत खराब कर देगा। तो इस वैल्यू को कहाँ रखा जाए? इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1, अब 1 में रखो जरा। अब इधर रब करेंगे हम, नोट कर लिया है? आयुष रस्तोगी, यस सर, कर लिया। नोट कर लिया ना? वैल्यू समझ में आया? v2 हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, यहाँ नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। जरा 1 में हम रखते हैं, देखिए कैलकुलेशन गलत ना हो, क्योंकि हमसे गलती बहुत कैलकुलेशन हो जाती है। m1 देखो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 रखना है, v2 ये छोटी सी वैल्यू है, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? आपको v1 निकालना है, तो ब्रैकेट खोल दो, v1 को एक तरफ ले आओ, तो देखिए ये आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये 2u2 लिखा हुआ है, राइट कर दे, m2 u1 माइनस 2 m2 u2 प्लस m2 v1। जहां गलती हो बता देना। अब देखो चूंकि v1 निकालना है, तो v1 का जो टर्म है ये वाला, इसको इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि नेगेटिव है, और सबको इधर ले आओ, तो आएगा m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस इक्वेशन को अलग कहीं नोट कर दो, यूज करेंगे। और इसको कहीं नोट कर दो,
अब इसको कैलकुलेट करिए। ये V2 कहाँ से आ गया? गलती हो गई, देखते रहिए भाई, कहीं गलती हो तो बता देना। और गलती हमने की है, कहाँ पे गलती हो रही? ये V2 लिख दिया हमने, ये V1। देखो यहां से M1 माइनस M2 इंटू U1 लिख सकते हैं, प्लस 2 M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V1 लिख सकते हैं। तो V1 की वैल्यू आएगी M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। समझ में आई बात? अब आप कहेंगे इतनी बड़ी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। न्यूमेरिकल जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा तो पूरा प्रोसेस एडॉप्ट करके ये निकालना है। नोट करिए इसको। V1 कितना निकला है? M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 M2 अपान M1 प्लस M2 U2। वाह वाह रे वाह। 100 क्वेश्चन में डाल दो, कौन सा? 4। हमने इसमें V1 निकाला है, अब V2 निकाले जा रहे हैं। पहले V2 को गायब किया था, V1 को गायब करो। सभी को बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। यस सर। अब जरा देखिए V2 निकालने के लिए क्या करिए, इसमें 1-2 का सब्सक्रिप्शन चेंज कर दीजिए। जो हमने सुपरस्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ़े हैं, कंप्यूटर वाले जानते होंगे। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ़े हैं? नो सर। आप जैसे X में नीचे 2 लगा देते हैं, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है? यस सर, ये पढ़ा है सर, ये सब और अगर सब। 2 ऐसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, याद है ना? ये सर तो 9th में पढ़ा देखिए था। सिमिलरली, अच्छा वो छोटे बहुत पढ़ा था आपने। सिमिलरली V2 अपने आप निकाल लीजिए। करिए क्या, जो 1-2 वाले हैं ना, इसको चेंज कर दो, सब सबस्क्रिप्ट चेंज कर दो, सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली। लेकिन आप निकाल के दिखाएंगे। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। अब जरा चेंज करो, यहां क्या हो जाएगा बताओ? बस 1-2 को चेंज कर दो, बस मतलब 1 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 1 लिख दो, तो क्या बन जाएगा? M2 माइनस M1 अपान M2 प्लस M1 इंटू U2 प्लस 2 M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1। हैव यू गॉट इट? फाइन। M2 माइनस M1, चूंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, M2 प्लस करो चाहे M1 प्लस करो, U2 प्लस 2 M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू V1। ठीक है? ये फार्मूला याद भी रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाना होता है, समय कम होता है। मान लिया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय कम है, आप फार्मूला डिराइव करने में जुटे हुए हैं, तो डिराइव ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। कर लिया? नोट कर लीजिए, फिर बात करें। सभी को बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एक क्लास और चलेगी, एक क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितना बचा हुआ है। एक क्लास और चलेगी, मतलब ट्यूसडे की क्लास चलेगी, और नेक्स्ट जो डे की क्लास होगी उसमें आपका वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। उसमें एक्चुअली कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल फंसते हैं कि आप चल रहे हो, बारिश हो रही है, तो छाता किस डायरेक्शन में आपको लगाना चाहिए कि आपको भीगे ना। बहुत टेक्निकल चीजें हैं। नोट कर लिया? आज कोई बोल नहीं रहा कि आज कोई है नहीं क्या? अच्छे अच्छे बच्चे कुछ आंसर दिया करते हैं। कर लिया सर।
अनुश्री जी है कि नहीं है? ये रिधिमा नाम है, क्या नाम है? यस सर। शॉर्ट में रिधि नाम है, शॉर्ट नेम बताओ। प्रज्ञा जी गुड इवनिंग। नोट कर लिया सभी ने? ये याद रहेंगे ना फॉर्मूले? अब जरा इनको दोबारा हम अलग कहीं लिख लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस बताने जा रहे हैं, सावधान, और टेक्निकल चीजें हैं। V1 क्या निकला है अलग से नोट कर लेते हैं। M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। V2 क्या निकला है? M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1। ये क्वेश्चन 4 थी, ये क्वेश्चन 5 थी, अलग नोट कर लिया है। अब जरा समझिएगा, सावधान। अब हम इन वेलोसिटी को फिर निकालने जा रहे हैं, और हम कहेंगे अगर दोनों के मास इक्वल हैं तो वेलोसिटी क्या होगी। यानी इफ कुछ स्पेशल केसेस, जरा ध्यान से समझिएगा, स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, अगर M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M से मान लेते हैं दोनों बॉडी की मास सेम है और सब कुछ वही है कि एक U1 वेलोसिटी चल रही है, दूसरी U2 से जा रही है, टक्कर हुई, टक्कर के बाद V1 V2 हो गई। देन बाय क्वेश्चन 4, V1 क्या निकलेगा? ये जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो M माइनस M जीरो हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा? 2M अपान 2M इंटू U2, यानी कि V1 इज इक्वल टू U2। बात समझ में आई? अभी कुछ मैं बता रहा हूं क्या है। और बाई इक्वेशन 5 में देखो V2 क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, वो आएगा 2M अपान 2M इंटू U1, यानी V2 इज इक्वल टू U1। ये नोट करिए, फिर देखा जाए क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या दिख रहा है आपको? पहली बॉडी U1 वेलोसिटी चल रही थी और दूसरी बॉडी U2 से चल रही थी, दोनों के मास सेम थे, दोनों टकरा गई, तो टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी कौन सी हो गई? जो दूसरे की थी, और दूसरे की वो हो गई जो पहले की थी। यानी कि अगर दो सेम मास की बॉडी आपस में टकराती हैं तो टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। समझ में आई बात? अगर दो सेम मास की बॉडी टकराएंगी तो अब ये जहां पर लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, उन्होंने कहा 5-5 केजी की दो बॉडी है, एक 10 की रफ्तार से जा रही है, एक 20 की रफ्तार से जा रही है। आफ्टर कोलिजन उनके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो जिसकी 10 थी उसकी 20 हो जाएगी, जिसकी 20 थी उसकी 10 हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ये चीज, ये प्रूफ समझ में आया? यहाँ पहले नोट करिए इसको। तो आपने क्या देखा कि अगर दो बॉडी सेम मास की टकरा रही हैं तो आफ्टर कोलिजन उनके वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो लिखिए दिस शोज दैट when two bodies of equal masses when two bodies are equal masses suffer one dimensional elastic collision, ये कंडीशन जरूरी है, ये होनी चाहिए। सफर, अब ये ना सफर करते करते टकरा गई, वो एक सफर कर रही थी ट्रेन से, वो वाला सफर नहीं है, SUFFER वाला है, अंग्रेजी वाला सफर। सफर one dimensional elastic collision, then after collision their velocities interchanged, their velocities exchanged, their velocities exchanged, उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है,
तो ये बात समझ में आ गई? बोलते रहा करो भाई, थोड़ा सा लग रहा मेरी आवाज पहुंच रही है, थोड़ा थोड़ा सा। कहानी होती ना, बताया था हमने, एक राजा था, हाँ उनके 3 रानियां थी, हाँ, तो कहानी वाला भी रात भर कहानी सुनाता रहता है। तो ये बात समझ में आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन में यूज होगा। मान लिया आपका अल्टरनेटिव वो मान लिया वो वाला पेपर होना है, मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन्होंने बता दिया कि 2 बॉडीज हैं 50-50 kg की, और दोनों की स्पीड 10 और 20 है, पहले की 10 है, दूसरे की 20 है, उसमें इलास्टिक कोलिजन फंडामेशन हो रहा है, आफ्टर कोलिजन की स्पीड क्या होगी, आप फट से जान गए कि इंटरचेंज हो जानी है, तो आप पहले वाली की 20 हो जाएगी, दूसरे वाली की 10 हो जाएगी। ठीक, दूसरा केस लिखिए, पहला केस ये था, सेकेंड केस लिखिए। सेकेंड केस कह रहे हैं कि मान लीजिए दोनों के मास इक्वल हैं और ये जाके टकरा जाती हैं स्टेशनरी बॉडी से। तो यानी कि हमने मान लिया कि अगर यहां मान ले कि सपोज मास तो इक्वल है ही है और U2 जीरो है, U2 बोले तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, यानी सेकेंड बॉडी स्टेशनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड बॉडी इज स्टेशनरी। अब ये नहीं बता देना फर्स्ट बॉडी स्टेशनरी हो तो क्या होगा। अरे भैया ये बताओ, ये बॉडी इधर जा रही है सेकंड वाली, और पहली वाली स्टेशनरी है, तो कौन टकराएंगे? हाँ, ये उल्टा आ जाए तो अलग की बात है, नहीं तो ये नहीं टकराएगी ना। सेकंड बॉडी स्टेशनरी है, जरा देखो क्या होता है। होगा तो वही जो यहां हुआ था, यहां भी दोनों के मास सेम थे, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जानी है। यानी कि देखिए V1 क्या हो जाएगा, U2 के बराबर, यानी V1 जीरो हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा, U1 के बराबर। समझ आ रही बात नहीं आ रही? कंसेप्ट तो यही लगना है। तो बाई इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, V1 निकालना है, और U2 है जीरो, और M1 M2 इक्वल है, तो V1 जीरो हो जाएगा, यानी पहली बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के मास इक्वल होने पे आपको क्या बताया गया कि पहली बॉडी की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो दूसरी बॉडी की पहली वेलोसिटी थी, वो जीरो थी। और बाई इक्वेशन 5 V2 कितना हो जाएगा, U1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये वही वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, नोट करिए। यस सर। अच्छा, अब अगला केस, बहुत सारे केसेस हैं, नहीं इसे मेमोराइज भी रखिएगा, हर जगह प्रूफ चेकअप ना पढ़ना। आपका भी 2 टर्म में डिवाइड हुआ है ना सिलेबस, इंटर का ही केवल हुआ है, 2 टर्म में हुआ है ना। फर्स्ट टर्म मल्टीपल चॉइस, यस सर। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा केस ये है कि मान लें, जरा ध्यान से समझिएगा, U2 जीरो है, मतलब क्या हुआ, सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, और M1 इज लेस आर लेस देन M2, तो बड़ी बॉडी कौन सी है, M2, और ये पहली वाली बॉडी जाके टकरा रही है। जरा समझिएगा, अगर मैं ये मानूं ये साइकिल साहब हैं, साइकिल वाले हैं, ये ट्रक है और ये रेस्ट में है, और साइकिल टकरा जाती है, तो क्या साइकिल अपनी स्पीड ट्रक को दे देगी? अगर वो ट्रक से टकरा जाती है तो क्या ट्रक को मूव करा देगी? खुद ही वापस लौट आएगी, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना। तो देखिए, यानी आप कह रहे हैं M1 बहुत छोटा है, तो M1 को तो जीरो कर दीजिए। तो बाई इक्वेशन 4 प्रैक्टिकली बताइए, साइकिल वाला का मास नेग्लिजिबल है, ये जाके ट्रक से टकराए, इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के बाद दोनों को दूर हो जाना है। क्या साइकिल वाला ट्रक को, खड़े हुए ट्रक को धक्का मार देगा? नहीं, वो अपनी ही वेलोसिटी से वापस लौट आएगा, टकराएगा और लौट आएगा, क्योंकि वो ट्रक का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जरा उस इक्वेशन में M2 को M2 कर दो और M1 को जीरो कर दो, देखो V1 क्या निकलता है। V1 इज इक्वल टू, देखो M1 जीरो कर दो, तो 0 - M2 अपॉन 0 + M2
इंटू u1 और यहाँ पर m2 है आपका एंड है प्लस 2m2 अपॉन m2 इंटू u2। गलत हो रहा है क्या? अरे u2 जीरो है, सॉरी u2 जीरो। तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m2 इंटू u1। v1 इज इक्वल टू माइनस u1। क्या दिख रहा है ये भाई? ये इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है, ये इसी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। ये भाई साहब माइनस क्या शो करता है? ये भाई साहब टकराने के बाद वापस लौट के आ जाएंगे। और v2 क्या हो जाएगा? v2 निकालो। u2 जीरो है और यहाँ m1 जीरो है, तो v2 जीरो हो जाएगा। ट्रक का कुछ नहीं हो पाएगा, सेकेंड बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, पहली बॉडी टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी से रिवर्स हो जाएगी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यानी अगर कोई लाइट बॉडी बहुत मैसिव बॉडी से टकराती है, बहुत मास वाली बॉडी से टकराती है, वो भी रेस्ट में जब है, तो वो उसी वेलोसिटी से वापस आ जाती है और सेकंड बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अब कुछ नहीं बिगाड़ पाती थोड़ी लिखा जाएगा थ्योरी में, तो लिखिए जरा। ये नोट करिए पहले, ये बहुत मेमोराइज रखिएगा, मतलब हर जगह प्रूफ नहीं वहां पर आप दिखाएंगे। सर नोटेड। क्या शो हुआ इसमें? देखो, दिस shows that when a light body collide with the heavy body which is at rest, when a light body, an M1 body, collide with a heavy body which is at rest, then light body rebounds up, rebound हो जाती है, then light body rebounds after the collision with the equal and opposite velocity, with the equal velocity। जब rebound कहोगे अपने आप यानी वापस आ रही है, rebound with the equal velocity while the heavy body remains at rest, while the heavy body remains at rest। समझ आ रही बात? चौथी बात देखिए, चौथी बात है कि सेकेंड बॉडी रेस्ट में है लेकिन पहली बॉडी की वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा है m2 से। यानी अब ये ट्रक है जो कि चल रहा है, ये साइकिल वाले साहब हैं जो कि रेस्ट में है। अब ट्रक जाके टकरा गया साइकिल वाले से, क्या हो जाएगा? साइकिल वाले को डबल स्पीड मिल जाएगी, ट्रक वाला अपनी स्पीड दे देगा। लाओ जाओ बेटा, क्या निकालो बाई क्वेश्चन 4। देखो, ये अब आप m2 को जीरो कर दो, m2 जीरो u2 जीरो। देखो v1 निकालो, v1 इज इक्वल टू m2 जीरो कर रहे हैं तो ये u1 आएगा, m2 जीरो कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा। v1 इज इक्वल टू u1। क्या इससे क्या सिद्ध हुआ? कि पहली वाली बॉडी जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। सही कह रहा हूं? और बाई क्वेश्चन 5, मतलब ट्रक जिस स्पीड से जा रहा था टक्कर के बाद भी उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाई क्वेश्चन 5, m2 को जीरो करो तो v2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जीरो, u2 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पर क्या आएगा? 2m1 अपॉन m1 इंटू u1। v2 इज इक्वल टू 2u1। क्या दिखा आपको? u1 किसकी स्पीड थी? ट्रक की स्पीड थी। और v2 किसकी स्पीड है? साइकिल वाले की स्पीड है जो बैठा हुआ था रास्ते में, हम तो नहीं हटेंगे, ट्रक टकरा जाएगा, ट्रक चूर चूर हो जाएगा। तो ट्रक अपनी वेलोसिटी की डबल स्पीड से उसको मूव करा देगी। नोट करिए, स्टेटमेंट लिख लेंगे ना इसके बाद। लिखो, चाहे लिखवाता हूँ स्टेटमेंट। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से रखिएगा, इसीलिए मैं ट्रक और साइकिल एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे प्रैक्टिकली भी थोड़ा दिमाग में आप लगाएं कि ऐसा होने पर क्या होता है। लिखिएगा, बताइए, फिर लिखवाते हैं। सर रिटर्न।
लिखिए this shows that when a heavy body collide with light body which is at rest, when a heavy body collide with a light body which is at rest, the heavy body sorry, the velocity of heavy body remains unchanged. The velocity of heavy body remains unchanged after collision. The velocity of heavy body remains unchanged after collision, while the light body starts moving with the twice of the velocity of heavy body before collision. While the light body starts moving with the twice the velocity of the heavy body. Heavy body को या massive body को, ज्यादा मास वाली बॉडी, बात वही है. तो समझ में आ गई बात. अब नेक्स्ट टर्म पे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे. उसमें मास दो बॉडी टकराएंगी, लेकिन टकराने के बाद में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन एनर्जी चेंज हो जाएगी. और इसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे, जहां हम बता रहे थे कि स्ट्राइकर से मारने पर वो दूसरी वाली गोटी उधर चली जाती है. ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी होगी. ओके, नोट कर लिया इसको. यस सर. ओके, गुड नाइट. थैंक यू सर.